मगर भीतरी स्तंभ लेख में अगर हूणों का जिक्र हो रहा है तो हूणों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? मलेच्छ। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना, मलेच्छ। हमने भीतरी स्तंभ लेख पढ़ा था ना, तो भीतरी स्तंभ लेख किसका है तो पता है, और भीतरी स्तंभ लेख से हूणों की जानकारी भी मिल रही थी लास्ट क्लास में। बट हूणों के लिए हूण शब्द ना बोल के क्या शब्द बोला गया है? मलेच्छ। तो क्वेश्चन आएगा भीतरी स्तंभ लेख में हूणों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप उसे अपने हिसाब से डील कर लेना, मलेच्छ। ठीक है। अगर हम गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे तो वहां नौरत्न किसके दरबार में रह रहे थे? उन नौरत्नों में से एक हमारे बड़े काम का था, कालिदास, क्योंकि हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड है कालिदास, थोड़ा याद कर लेना। गुप्त संवत की स्थापना कब हुई थी? 319 में। ठीक है, समटाइम आपको 20 मिल जाएगा बट मोस्ट ऑफली 319 ही आपको मिलता है, 319। ठीक है, अब आपको एक चीज और बोलता है ना, हमने देखा था कि उसने उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीता था और दक्षिण भारत के, कथन वाले क्वेश्चन आएंगे तो 9 और 12 को उल्टा सुल्टा कर देंगे। तो मैंने आपको एक एक नए क्वेश्चन बताए थे कि दक्षिण भारत को उसने जो 12 राज्यों को जीता था इसके लिए एक नीति अपनाई थी। हाँ, ग्रहण, इतना भी याद कर लोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, उसका नाम क्या था? ग्रहण मोक्षानुग्रह। इतना थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, तो 4 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएंगे इतने क्लोज क्लोज। और नॉर्थन इंडिया के जो 9 राज्यों को जीता था, तो राज्य प्रशोभोधन, इसको याद कर लेना। ये 2 अच्छे पॉइंट थे कि उसने कौन सी नीति को फॉलो किया था, कौन सी नीति को अपनाया था। बाकी ये तो हमें पता है कि उत्तर भारत के आर्यव्रत के 9 राज्य और दक्षिण भारत के किसने? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, और इस समुद्रगुप्त को और क्या बोला जाता है? नेपोलियन। इसीलिए तो उसे नेपोलियन कहा था कि लड़ाई हार नहीं रहा था, जहां भी जा रहा था ये जीत रहा था। और नेपोलियन हम नहीं कहते, उसे कौन कहता है? विंसेंट स्मिथ कहता है। और कौन सी बुक में कहता है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है। गुप्त वंश का ऐसा कौन सा राजा था जो संगीत प्रेमी कहते हैं जिसे? संगीत प्रेमी, समुद्रगुप्त को ही। और समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी हवा हवा में नहीं बोल रहे, क्योंकि इसके सिक्कों पे इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया, तो हम बोल रहे कि रहा होगा ना। और ऐसे ही मुगल वंश में भी एक वीणा बजा रहा था औरंगजेब, और नगाड़ा कौन बजा रहा था वो? अकबर बजा रहा था। नॉर्मल कभी आपसे पूछा जाएगा तो जो गुप्त वंश था, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो गरुड़ हुआ करता था। ठीक है, विष्णु विष्णु का वाहन भी होता है ना गरुड़। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया भी था उत्तराखंड की संस्कृति को पढ़ाते समय, हमारे गांव में तो ऐसा होता नहीं है, मगर ऊपर साइड बहुत सारे गांव में ऐसा भी होता है कि जब जागर वगैरह लगते हैं विष्णु के, तो एक गरुड़ उड़ के आता है। आपने इंस्टाग्राम में उसकी स्टोरी वगैरह भी देखी होगी। मतलब नचाई पुजाई तब तक होती रहती है जब तक वो गरुड़ उड़ के ना, सफेद गरुड़ कुछ होता है और वो गरुड़ उड़ के आता है। कोई बोलेगा कि मैं नहीं मानता हूँ इन चीजों को, मगर ऐसी चीजें होती। बताओ, नीचे जगरी जागर लगा रहा और एक गरुड़ उड़ के आता है, और तब तक वो जागर जागर लगते रहते हैं जब तक वो गरुड़ उड़ के ना आ जाए। ऐसे मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बट ऐसा होता है किसी किसी गाँव में, क्योंकि किताबों में तो प्रिंटेड है, मगर बच्चे बताते भी है कि हमारे इधर होता है। ठीक है, वो सुबह आता था एक लड़का, गुलशन नाम है उसका, तो वो बोल भी रहा था कि हाँ हमारे ऐसा कुछ होता है। या स्मिता आती थी, स्मिता आई नहीं है, तो सेम सेम गांव के, तो वो बोल रही थी कि ऐसा होता है। ठीक है, मेरे इधर तो नहीं होता बट होता है। तो अगर पूछा जाएगा गुप्त वंश का जो प्रतीक चिन्ह या राज्य चिन्ह था वो क्या था? गरुड़ था। मगर ये बात बाद में गरुड़ से होके मोर हो गया था। या हम बोल सकते कार्तिकेय की फोटो हमको देखने के लिए मिल रही थी, तो इसलिए हम उसे मयूर और मोर, तो कौन था भाई? कुमार गुप्त। तो ये वाला अच्छा पॉइंट है भाई। ये सारे पॉइंट वो है जो मैं आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ, मैं अपनी तरफ से नए नहीं बता रहा हूँ आपको। मतलब हमने जो प्रीवियस क्लास पढ़ी है उसी का डिस्कशन कर रहे हैं, और आज हम नई क्लास पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में गुप्तों के राजा पढ़े थे, और आज हमको गुप्तों का प्रशासन पढ़ना खत्म, उसके बाद गुप्त हमारा खत्म हो जाएगा। आगे जो भी होगा सिलेबस में उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने ये कहा था कि गुप्त वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो सामान्यतः क्या है? गरुड़। मगर आगे जाके उनका एक राजा आता है जिसका नाम आता है कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के सिक्कों पे हमें मोर या कार्तिकेय का फोटो देखने के लिए मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गुप्त वंश वालों ने अपना प्रतीक चिन्ह मोर कर दिया था। तो क्वेश्चन आएगा गरुड़ से मोर किसने किया, तो आंसर क्या आता है? कुमारगुप्त। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास शुरू होती है, अब हेडिंग डालना गुप्त वंश का प्रशासन। इनके शासन प्रशासन से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, कुछ कुछ प्रश्न इनके शासन प्रशासन से बनेंगे जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े होंगे, और जो कुछ 2-4 नए पॉइंट होंगे उनको आप नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, मुद्दा ये नहीं है कि लिखना है, मुद्दा ये है कि याद करना है। ठीक है, मुद्दा ये नहीं है कि तुम लोगों ने पहले पढ़ा है, पहले तो सब कुछ सब लोगों ने पढ़ा है, इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं। बट अब की बार हमको याद करना है, और कोशिश करना है कि सितंबर आखिरी मौका है आपके पास,
और सितंबर में नौकरी लग जाए तो बढ़िया। चांसेस एक सितंबर में भी ना हो पेपर, थोड़ा और आगे चले जाए, जैसे अभी कांस्टेबल को वो करा नहीं रहे हैं, तो कांस्टेबल का पीछे पीछे जा रहा है तो वो भी पीछे पीछे ही जाता रहेगा इनका। बाकी इनके लिए कुछ बोल नहीं सकते, सब तुक्का ही लगाते उत्तराखंड में। ठीक है, कि कब क्या होगा कब क्या होगा, उत्तराखंड में कुछ भी हो सकता है। आज रात ही वैकेंसी भी आ सकती है, और जो आई हुई वैकेंसी वो भी कैंसिल हो सकती है। इनका कुछ भरोसा नहीं है, बस एक ब्लफ है कि हमको बस पढ़ना है ना। आज तक कोई सिस्टमेटिक तरीके से कोई चीज हुई नहीं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास करते क्या। गुप्त वंश के शासन प्रशासन हम बाद में पढ़ेंगे, बट एक नोट करके एक पॉइंट लिखना होता है। और एक बात में तो मैं ये कहना बताता हूँ कि कल आपका पीसीएस का जो पेपर हुआ होगा, कई लोगों ने दिया भी होगा ना। अब पीसीएस को देख के ऐसे नहीं कि अब करंट अफेयर ही पढ़ने लगे। हाँ, आप यूके ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पटवारी बीडीओ बनना है, एसडीएम नहीं बनना फिलहाल आपको। ठीक है, रहने दो, एसडीएम जो बन रहा है वो बनने दो से एसडीएम। आप कोई एक ग्रुप सी का पोस्ट निकालो, उधर ही खुश रहो फिलहाल के लिए। और अगर आप एक्चुअल में एसडीएम की या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसका अलग सिस्टम है, उसका ये सिस्टम नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है आप लोगों की बात? तो ऐसा नहीं कि आपने कल वाला पेपर देखा और आप बोलोगे नहीं आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। बैठाओ भाई, सभी बैठाओ। आज बिल्कुल लाल चटकार बन के आ गई है। आपका फेवरेट रंग क्या है? लाल। किताब कहाँ है? किताब नहीं लाई? हाँ, क्यों नहीं खुल रही हो? वो आगे वाला बटन दबाना पड़ता है उसमें, वो वाली नई नई स्कूटी है जिसका चाबी के सामने थोड़ा ऐसा करना। अबे यार, तो नीचे से फोन करते कि कोई स्कूटी खोलो मेरी। चल कोई बात नहीं, लिखने के लिए जुगाड़ हो गया ना अभी तो। ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ऐसा तो नहीं है बाल गंगाधर तिलक की जैसे कि लिख लिया, हाँ लिख लिया, कहाँ लिखा है, सीधा दिमाग में लिख लिया। सुनिए आपने वो वाली कहानी, बाल गंगाधर तिलक जी बिना कॉपी पेन के चले जाते क्लास में, उनका गुरुजी बोलता है भाई लिख लिया? बोल हाँ लिख लिया। बोल कहाँ लिखा? बोल दिमाग में लिखा। बोल ऐसी बोल दे तू भी दिमाग में लिखा है मैंने। चलो, हम गुप्त वंश का प्रशासन पढ़ रहे थे। हाँ मैं अब बात नहीं करेंगे, मैं प्रशासन से पहले बस आपको ये बात बता रहा था कि पीसीएस का यूके ट्रिपल एस सी का बिल्कुल अलग अलग सिस्टम है। यूके पीएससी अलग आदमी है और यूके ट्रिपल एस सी वाले अलग, ये दो अलग अलग लोग हैं। एक आदमी को देख के दूसरे आदमी को जज कभी मत कर देना। ठीक है, वहाँ 25-27 नंबर की करंट अफेयर पूछ ली गई थी, और आपके पास यहाँ जी के ही 25 नंबर का आता है। 20 नंबर की हिंदी, 40 नंबर का उत्तराखंड, 60, 10 नंबर के रीजनिंग, 70, 5 नंबर का कंप्यूटर, 75, बचे 25 नंबर। वो 25-25 करंट अफेयर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो पहले करंट अफेयर आता नहीं है, बट आएगा भी तो 2-3-4 क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं कि बस अब आप करंट अफेयर के पीछे पड़ गए। वो दो अलग अलग आदमी हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ गढ़वाली कुमाऊनी पूछी जा रही है तो आपको इसी पे ही फोकस करना है। पीसीएस का पेपर भले ठीक ठाक था, बहुत आसान भी नहीं बोलते, घर में तो सबको आसान ही लगता है ना वो, वहां जाके आदमी आसान आसान क्वेश्चन भी गलत कर देता है। ठीक है, ये तुमने भी करे कहीं सैग में। ठीक है, घर वाले को सबको आसान लगता है, और सॉल्व कराने वाले जितने यूट्यूब में कराते हैं वो 8-10 क्वेश्चन वही गलत बता देते हैं। क्योंकि ये कभी मुद्दा ही नहीं रहा कि बच्चों को पेपर सॉल्व कराना है, ये मुद्दा रहा है कि जल्दी सॉल्व कराना, ज्यादा व्यूज आ जाए। तो इसी चक्कर में वो फिर नीचे से गाली भी खाते हो और खुश होते हो। ठीक है, वो सबका अलग अलग सीनेरियो में कुछ बोलूंगा नहीं इसमें, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप वहाँ की हिंदी, उत्तराखंड देखना कल वाले पेपर की कितना आसान उत्तराखंड थी। पेपर को नहीं बोलूंगा भाई, उत्तराखंड तो आसान, जड़ी बूटी सोच स्थान, वो राष्ट्रीय खेल किधर समाप्त हुए थे, मतलब कथन वाले क्वेश्चन भी बहुत कम थे, मतलब जैसे यूके ट्रिपल से पूछते हैं। तो हमें उसको देख के जज नहीं करना है, वो बिल्कुल अलग है। आपको जज करना है अपना पेपर सितंबर वाला, तो होमगार्ड हवलदार हुआ था रिसेंट में, उसको देख के जज करना, क्योंकि वो यूके ट्रिपल ने करवाया था। आपको जज करना है तो आप कहीं सैक को देख के जज कर लेना, या आपको जज करना है सितंबर वाला पेपर तो कांस्टेबल का उससे पहले होगा, कांस्टेबल को देख के जज करना है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि भटक जाओ और आप बोलो कि नहीं कि आज मैं करंट अफेयर की पहले किताबें खरीदती हूँ और आज पहले करंट अफेयर पढ़ लूंगी। तो ये काम, उल्टे काम नहीं करने। ठीक है, हमारी इधर कथन वाले क्वेश्चन खूब आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो यूके ट्रिपल एस जी हार्ड लेवल के क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ना शुरू करते हैं इस बात को कि क्या है क्या नहीं, है ना। अब शुरू करते हैं, मामला जो मैंने बताना था मैंने बता दिया। अब देखो, यहां से इनका प्रशासन शासन तो हम बात की बातें पढ़ लेंगे, पहले प्रशासन पढ़ने से पहले एक सीधा एक पॉइंट नोट करके हमारे पास आता है। अब हम कक्षा शुरू करेंगे आज का, कि गुप्त वंश में राजा के पास देवीय अधिकार होते थे। या क्वेश्चन आएगा गुप्त काल में राजा के पास कैसे अधिकार होते थे, तो देवीय अधिकार होते थे। ये पॉइंट आपको याद करना है। गुप्त काल में राजा के पास
देवीय अधिकार होते थे। गुप्त काल में राजा के पास देवीय अधिकार होते। ये वाला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, और आजकल ऐसे ही प्रश्न हमारे पास पूछे जा रहे हैं। पीसीएस में कल एंसेंट हिस्ट्री की ऐसी ऐसी किताबें पूछी गई थी जो पढ़ी नहीं है। मेरा भी पीसीएस का पेपर था, मैंने अलाउद्दीन खिलजी की एक ही बुक पढ़ी, तो दो तीन बुक फुतूत फुतूत क्या था वो समझ ही नहीं आ रहा था क्या था। और वहां पे तो कल्लण कुल्लण मुद्रा राक्ष ऐसे नाम सुने। एक और किताब वाली के क्वेश्चन था ऐसे, इतनी जमाने पुराने जमाने की किताबें पूछ ली कि कौन सी किताब है। और मॉडर्न हिस्ट्री का जीरो क्वेश्चन। यू के टिप्पणी में एंसेंट का जीरो क्वेश्चन होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन होते हैं। तो ये मैं कह रहा हूं कि उसको देख के अपने वाले पेपर को जज मत कर देना, आप जैसे पढ़ रहे हैं आप उसी तरीके से पढ़ेंगे बस। तो गुप्त काल में राजा के पास देवीय अधिकार होते थे, और इस देवीय अधिकार का मतलब क्या है कि गुप्त काल में राजा अपने आप को अपनी जनता के सामने एज ए ह्यूमन बीइंग पेश नहीं करता था। राजा गुप्त काल में अपनी जनता के सामने एज ए इंसान पेश नहीं होता था। राजा ये कहता था कि मैं भगवान का ही स्वरूप हूं, तो उतनी ही इज्जत उतना ही सम्मान मुझे मिलना चाहिए जो भगवान के प्रति तुम्हारा है। मैं आपके जैसे इंसान नहीं हूं, मुझे भगवान ने जो, आप डायरेक्ट भगवान को तो देख नहीं पाते, आप तो भगवान की बस आस्था ही कर सकते हो। तो भगवान का प्रतिनिधि मैं हूं, भगवान ने ही मुझे चूज किया है, भगवान ने ही मुझे सेलेक्ट किया है, तो आप मेरे प्रति भी वही सम्मान रखो जो भगवान के प्रति रखते हैं। तो राजा को लोग सामान्य इंसान ही नहीं मानते थे, राजा को लगभग लोग भगवान के दायरा देना पड़ता था, क्योंकि ये राजा का ही ऑर्डर थे। तो क्वेश्चन आता है कि गुप्त काल में राजा के पास कैसे अधिकार होते थे? देवी अधिकार, जैसे देवी देवताओं के अधिकार होते थे ऐसे होते थे। अगर वो कुछ भी करेगा, कई बार तुमने ये भी देखा होगा ना कि हमारे गढ़वाल में, हमारे इधर तो बोलते, आपके इधर बोलते नहीं बोलते, वैसे आप भी गढ़वाली हो और मेरे गांव से बहुत दूर के भी नहीं हो। कई बार अच्छा या बुरा होता है ना हमारे साथ, तो कई बार देखिए चलो भगवान की यही इच्छा थी। अगर मेरे साथ ही प्रकाश उल्टे काम कर रहा तो हम बोल सकते कि प्रकाश ने किया ही, नहीं तो मेरे साथ नहीं होता ऐसा। मगर जब कोई इंसान ही नहीं मिलता तो हम क्या बोलते कि चलो भगवान की यही इच्छा थी, अब क्या कर सकते। जैसे अभी प्लेन क्रैश हुआ था, तो हम क्या कर सकते, लास्ट में दुख हुआ, अपनी भावनाएं जाहिर करी, अब क्या कर सकते, तो चलो भगवान की यही इच्छा थी। ठीक है, तो ऐसे ही राजा कुछ भी कर दे, भला करे बुरा करे, बोलते थे कि चलो भगवान की यही इच्छा थी, तो राजा को कंपेयर कर दिया जाता था भगवान के साथ। समझ में आ रही बात? ये देवी अधिकार अब आपको नहीं देखने के लिए मिलते हैं, ये देवी अधिकार आपको दिल्ली सल्तनत में देखने के लिए मिलते हैं। याद है आपको दिल्ली सल्तनत हमने पढ़ा था मिडिएवल में, अभी तो हम एंशिएंट पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में कौन सा राजा था जिसके पास राजत्व का सिद्धांत या देवीय सिद्धांत कुछ हद तक थे? बलबन। बहुत सही जवाब दिया आपने। बलबन नहीं बोलता जिल्ले इलाही कि मैं ईश्वर की परछाई हूं, मतलब मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, तो वो भी बोलता था ना ऐसी। तो उसको मैंने ये भी कहा था कि उसको तो कोई डायरेक्ट आंखों से देखता भी नहीं था, नजरें झुका के रखता था, और कभी उससे बात करनी होती तो सजदा और पैबोस उसके पांव चूमने पड़ते थे। तो वो भी अपने आप को लाइक कैसा मानता था? भगवान के जैसे, कितना खौफ कर दो, है ना। तो वो भी समझ के रखना, कभी आएगा दिल्ली सल्तनत में कौन था ऐसा, तो बलबन। असामान्यता कोई वंश पूछा जाएगा, कोई काल पूछा जाएगा, तो कोचियो गुप्त। इसका कोई लेना देना नहीं है, उसको क्लियर कट है ना ये वाला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसका जब शासन प्रशासन पढ़ेंगे, तो यहां से पटवारी के पेपर में क्वेश्चन आया था, बट मुगल वंश का पूछा था। और जब मैंने आपको मिडिएबल पढ़ाया होगा तो मुगल वंश का भी प्रशासन मैंने पढ़ाया होगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ी इकाई होती थी वो होती थी देश। कहाँ पे? गुप्त काल में देश बटा होता था प्रांतों में, जैसे हम प्रांत कहते, पर प्रांत को प्रांत नहीं कहते थे, उसे कहते थे भूक्ति। और हमारे राज्य बटे होते जिलों में, वो भी जिलों में बटा था, उसे जिला नहीं बोलते, उसे विषय कहते थे। और जिलों की बात होते थे गांव, उन्हें कहते थे ग्राम। तो ये कैसे बटा है? देश, देश के बाद भूक्ति, भूक्ति के बाद विषय, विषय के बाद ग्राम। ठीक है, हो वही रहा है जैसे आजकल हमारा देश है, देश के बाद राज्य है, राज्य के बाद जिले है, मगर वो ये नहीं बोल रहे ना उनको, उस समय अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो देश के बाद क्या आता था? भूक्ति। भूक्ति के बाद क्या आएगा? विषय। और विषय के बाद क्या आएगा अंत में? ग्राम। ठीक है, तो गुप्त काल में देश को तो देश कहा जा रहा है, गुप्त काल में देश को तो देश कहा जा रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, जहां तक राजा का साम्राज्य है। गुप्त काल में क्वेश्चन आएगा प्रांत को क्या कहा जा रहा है भाई, तो प्रांत को क्या कहा जा रहा है दोस्त? भुक्ति। गुप्त काल में जिलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? जिले के लिए, तो 20 है। और आप पटवारी का पेपर देखना, आप पटवारी का पेपर दोबारा देने वाले, मुगल वंश में कुछ पूछा गया था, मुगल वंश से रिलेटेड ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे जिलों के लिए सरकार जैसे शब्द का भी प्रयोग कर लिया जाता है।
एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, थोड़ा बहुत मैं भी गलत बोल सकता हूँ, मगर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन वहां पे आया था कि जिलों के लिए क्या कहा जाता है, या जिलों के मुखिया को क्या कहा जाता था। ऐसा एक पेपर में क्वेश्चन बना था, वो मुगल वंश से रिगार्डिंग बना था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते। ग्राम तो ग्राम, ठीक है, ये नॉर्मल वर्तमान में भी तो ऐसे चलता है, पर गुप्त काल में ये लोग क्या बोल रहे थे, प्रांत को भुक्ति। तो ये उनका क्या था, प्रशासन का बंटवारा था। ठीक है, ये इनका प्रशासन का क्या था, बंटवारा था। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आता है, नोट करके इससे क्या समझ में आता है, हो सकता है आपकी समझ में आएगा, मगर मैं आपको डिफाइन करूंगा कि कनिष्क सहायक के पेपर में ये क्वेश्चन बना था, इनसे नहीं। और हमारे पेपर में कनिष्क सहायक में, प्रीवियस वाले पेपर में, इस वाले कनिष्क सहायक में नहीं, उससे पहले वाले कनिष्क सहायक में आया था कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई थी, बताओ। लॉर्ड मियो ने, ये पेपर में आया था कनिष्क सहायक के। तो मैंने उस दिन भी आपको विकेंद्रीकरण का मतलब समझाया होगा, तो यहाँ पे नोट करके एक शब्द याद आता है कि गुप्त काल में जो शासन था वो विकेंद्रीकरण की नीति पर था। विकेंद्रीकरण की पॉलिसी यहाँ पे विद्यमान थी। क्या आपको समझ में आता विकेंद्रीकरण का मतलब? देखो, एक होता है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण की नीति, इससे पहले आपने मौर्य पढ़ा था, इससे पहले मौर्य वंश पढ़ा, तो मौर्य वंश में सारी पावर राजा के पास है, एक ही बंदे के पास सेंट्रलाइजेशन करके सारी पावर है। और यहाँ पे तो देखो प्रशासन अलग अलग, हमारे देश में सारी पावर मोदी जी के पास है क्या ना, धामी जी के पास भी तो कुछ पावर है ना। जिलों में जो हमारा विधायक होगा उसके पास भी अपनी कुछ पावर है, सांसद के पास भी अपनी कुछ पावर है, प्रशासनिक अधिकारी डीएम के पास भी अपनी कुछ पावर होती है, प्रशासनिक अधिकारियों को भी तो कुछ पावर दी जाती है, एसडीएम के पास भी अपनी पावर होती है, तहसील में तो मैक्सिमम जमीन जमीन का लेना देना डॉक्यूमेंट हर कुछ एसडीएम कर लेता है, उनकी भी अपनी कुछ पावर होती है, गांव के प्रधान तक की भी कुछ अपनी पर्सनल पावर होती है। तो पावर बटी हुई है ना, एक आदमी के पास पावर नहीं, पावर बटी हुई है, दैट्स कॉल्ड विकेंद्रीकरण। और अगर पावर सारी एक आदमी के पास है तो इसको क्या बोलेंगे, केंद्रीकरण। तो आजकल कथन वाले प्रश्न बन रहे हैं कि गुप्त काल में जो शासन प्रशासन था वो केंद्रीकरण की नीति पे चलता था, केंद्रीकरण की नीति पे चलता था, विकेंद्रीकरण की नीति पे चलता था, क्योंकि सबको पावर थोड़ा थोड़ा बटी हुई थी, और ऐसा प्रशासन हमारा बटा हुआ था। अब यहां से क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी देखना। जो देश का प्रमुख होता था, प्रमुख बोले तो मुखिया लिख दो यहां पे, जैसे हमारे देश में अगर सबसे सर्वोच्च राजनीतिक पद बोलेंगे तो राष्ट्रपति का ही बोलेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति सबसे पद होता है। और अगर हम वास्तविक प्रधान बोले तो प्रधानमंत्री को बोल सकते हैं। ऐसे राज्य में सर्वोच्च पद बोलूं तो राज्यपाल कह सकता हूं, और वास्तविक बोलूंगा तो मुख्यमंत्री कह सकता हूं। तो ऐसे गुप्त काल में देश का जो प्रशासनिक या सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था, तो उसके लिए एक शब्द का यूज हुआ था गोपना। क्या शब्द का प्रयोग होता था, गोपना। तो कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुप्त काल में देश के मुखिया को क्या कहा जाता था, या देश के प्रमुख को क्या कहा जाता, तो आपने क्या बोलना है, गोपना। या प्रमुख, मुखिया, प्रधान बोलेगा, प्रधान बोले तो मेन, तो उसे क्या कहता है, गोपना। कई बार आपको गोपता भी दिखेगा, बट वो पर्टिकुलर जो नाम है प्रोनाउन से गोपना है, गोपना। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना। सबसे ज्यादा जो चांस है पेपरों में आने के वो इसके ही चांस है, क्योंकि हम पीवाईक्यू एमसीक्यू देखते हैं तो खूब आता है कि गुप्त काल में भुक्ति के प्रशासक को या गुप्त काल में भुक्ति के प्रधान को, मुखिया को क्या कहा जाता था, तो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता था उपरिक। और ये मुझे लगता है कि इन सब में से सबसे मुख्य प्रश्न भी है और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ये भी आपको याद रखना है। ये कभी नहीं आएगा, मतलब आसान सा क्वेश्चन है कि विषय के प्रमुख या जिले को प्रमुख को विषयपति बोलते थे, विषयपति। पति शब्द के मीनिंग भी यही होती है, मुखिया, प्रमुख। ठीक है, और ग्राम के प्रमुख को बोलते थे ग्रामिक। क्या बोलते थे, ग्रामिक। और जहां पर भी आप ग्रामिक लिखोगे यहाँ पे एक फैक्ट आएगा। वैसे भी आजकल प्रधान के चुनाव भी हो रहे, मैंने भी प्रधान का चुनाव लड़ना है, ठीक है, इस बार प्रचार स्टेटस लगा देना। तुम्हारे स्टेटस लगाने से तो क्या ही फर्क पड़ेगा ना, हमारे गांव के लोग तो तुम्हारे साथ ऐड नहीं है, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। इस बार मैं प्रधान का चुनाव लड़ूंगा, अब तब बोलेंगे आपका गुरुजी प्रधान है। पहले गांव में मनरेगा का काम कराऊंगा ठीक है, क्लासेस तुम्हारी सुबह वाली क्लासेस शाम को शिफ्ट हो जाएगी। मनरेगा का काम 12-2 बजे तक होता है ना, उसके बाद 2 बजे बाइक पकड़ के कोटद्वार, फिर 2 से 4, 4 से 6 क्लास, फिर 6 बजे वापिस अपने घर के लिए, ठीक है। प्रधान जी आ गए बोले, ठीक है, मजाक तो नहीं लग रहा ना आपको। प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए 25 की उम्र चाहिए ना, 21 उम्र चाहिए, वो है तो मेरे पास, ठीक है। और घर में लैट्रिन बाथरूम चाहिए, वो भी है। और 10 पास चाहिए, वो भी है।
आज दो बच्चे मेरे बच्चे भी नहीं है, दो ने। तो अभी तो मैं प्रॉपर हो ना। पढ़ाया था ना तुमको एक दिन, क्या पढ़ाया था, पंचायती राज व्यवस्था। तो उसके रूल के अंदर तो मैं आता ही हूँ। तो सोचा है कि प्रधान ही बन जाता हूँ। ठीक है। हाँ। तुम्हारी तो छुट्टी होने वाली थी 28 तारीख को भाई, है? नहीं नहीं, महिला सीट नहीं है, पुरुष ही सीट है हमारी इधर तो। महिला है। अच्छा, तू अब तेरे ब्लॉग में तेरी भुल्ली है कौन है वो, उसको भी लड़ा जिसको तू काली काली बोलता रहता है, उसको चुनाव लड़ा भाई। ये बहुत अच्छे ब्लॉग बनाता है। इसके चैनल का नाम है वास्तविकता कुछ करके, ऐसा चैनल है इसका। मतलब इसका जो वे ऑफ टॉकिंग है, मतलब एक्सप्लेन करने का, वो अच्छा है। सब्सक्राइबर नहीं है ऐसे ना। एक बार अगर कोविड टाइम में बनाता तो क्या पता वो यहाँ रहता भी नहीं, खरीद ही देता इस बिल्डिंग को। मगर वो अभी ये कहा रहा। क्या हो रहा है भाई ये? ओ भाई, इनको बैठने की जगह दो भाई। तो इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है आप। बहुत अच्छा तरीके से बताता है। अगर आपको गांव गलियारे पसंद है तो, और आपको दुबई की धूमधाम चाहिए, सड़कों की धूमधाम चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। चलो, अब वापिस आते हैं बोर्ड पे। अभी तो सभी आ गए ना। चलो देखते हैं। तो ये इनके मुखियाओं को ये कहा जाता है, तो ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता है। जैसे गांव में प्रधान के चुनाव होते हैं, तो गांव का मुखिया जो है प्रधान है। बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो प्रधान के नीचे वार्ड मेंबर भी होते हैं। एक तो पहले उप प्रधान होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, और उसके बाद वार्ड मेंबर भी होते हैं। वार्ड मेंबर अपने अपने वार्ड में काम करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे ग्राम के जो सदस्य होते थे, इसके नीचे जो काम करने वाले होते थे, इनके लिए एक शब्द का यूज होता था, महत्तर। क्या शब्द का यूज होता था? महत्तर। और मैंने महत्तर इसीलिए लिखा दिया है कि कई बार आपको डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि गुप्त काल में ग्राम के शासक को या ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था, और ग्रामिक नहीं मिलेगा आपको, देन यू कैन गो विथ महत्तर। तो इसलिए मैंने महत्तर लिखा दिया, क्योंकि ग्राम का ग्रामिक तो ना पढ़े वाला बच्चा भी कर सकता है ना। तो महत्तर शब्द आपको याद कर लेना है कि क्या क्या इनका प्रशासन था, ये बातें हमने बता दी। तो हमने क्या रिवाइज किया, इसका क्विक रिवाइज करते हैं। कि गुप्त काल में जो राजा के पास होती थी वो कैसे अधिकार होते थे? देवीय शक्ति थी। और देवीय शक्ति या देवीय अधिकार क्या होते थे, मैं आपको बताया। इनका जो शासन प्रशासन था कैसा चलता था, विकेंद्रीकरण की नीति पे चलता था। और विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फिर हमने इनके प्रशासन की इकाइयां देखी। तो सबसे छोटी इकाई ये हो गई, और सबसे बड़ी इकाई ये हो गई। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा ना। देश के प्रमुख को क्या कह रहे थे? गोपना। भुक्ति वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ऊपरी का आपको याद करना है। विषय का विषयपति क्लियर है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि गुप्त काल में जिलों को क्या कहा जाता था। तो जिलों को क्या कह रहे उस समय वो विषय कह रहे। ग्राम को तो ग्राम कह रहे, इसके प्रमुख को ग्रामिक, ये तो आसान है। बट महत्तर आपको याद करना है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पक्का इतनी बात है? आगे बढ़े हम यहाँ से। ठीक है। तो ये था गुप्त काल का प्रशासन के बारे में कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन। आगे आगे बढ़ते हैं। क्या था अगला पॉइंट है, इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसे चलती थी। तो गुप्त काल में जो आय का प्रमुख स्रोत था वो कृषि को माना गया। और गुप्त काल के राजाओं ने जो कृषि पे लगने वाला जो टैक्स है उसको भी चेंज कर दिया था। वो 1/4 से उन्होंने 1/6 कर दिया था। मगर जो मुख्यतः इनको मिलता था वो मिलता था कृषि से ही आय। तो क्वेश्चन आएगा गुप्त काल में आय का प्रमुख साधन क्या था, तो कृषि करता। तो थोड़ा अर्थव्यवस्था की ओर जाते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा अर्थव्यवस्था में ये हो जाएगा। गुप्त काल में आय का प्रमुख स्रोत। तो गुप्त काल में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? कृषि था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और कृषि कर, गुप्त काल में जो कृषि कर था वो कितना लगता था? 1/6। और थोड़ी बहुत मैथ्स तो आपने पढ़ी है। 6 कट्टा वाला था, 6 कट्टा बढ़ेगा, 1 कट्टा तुम राजक दरबारों में शामिल कर दिया, जमा करा दिया। ठीक है, बाकी इससे मतलब क्या ही समझाना आपको। अब गुप्त काल में जब व्यापार होता था तो इससे रिलेटेड भी दो क्वेश्चन बनते हैं। गुप्त काल का एक प्रश्न तो आपने बहुत बार देखा होगा, खासकर यूकेपीएससी के पेपरों में तो बहुत बार आता है। और यूकेपीएससी क्वेश्चनों को बहुत रिपीट करते हैं। सच में बता, पीसीएस का पेपर होगा चाहे कोई भी पेपर जो यूकेपीएससी करा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अभी कल परसों भी आया तो राधा बहन वालों, कल परसों दोबारा आएगा तो राधा बहन वाला ठीक ठाक आता। वो जड़ी बूटी सोच संस्थान वाला हो गया। मतलब खूब लेवल पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वो एसपीडीजी कोई रैंक होती है उत्तराखंड 79 नंबर, वो भी मैं ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं गया, उससे पहले भी पूछा गया तो दोबारा पूछ लिया, तो ठीक रिपीट होते हैं। मैंने बहुत बार कहा है आपको
कि एक अच्छे स्टूडेंट को अपने आप में एक आदत डेवलप ये करनी चाहिए कि पुराने पेपर सॉल्व करने चाहिए। मैं तो कोचिंग सेंटरों के मॉक टेस्ट से ज्यादा भी प्रायोरिटी प्रीवियस पेपर को देता हूँ कि आप किसी के मॉक टेस्ट खरीद पा रहे हो नहीं खरीद पा रहे हो, मगर आप पुराने पेपरों को कहीं से अरेंज करके उनको सॉल्व कर लो। मैंने एक बार आपको पुराने 100 पेपर दिए भी थे, आप उनको सॉल्व करो, काफी फायदा होगा। ठीक है, तो अभी हमको ये बात पता चलती है कि एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि गुप्त काल में व्यापार का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो होता था उज्जैन। उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे था ना उज्जैन। ठीक है, महाकाल। ठीक है, और इसके अलावा क्वेश्चन आया कि गुप्त काल में व्यापार तो कर रहे मगर इनका मैक्सिमम जो व्यापार होता था वो वस्त्रों का होता था, वस्त्र निर्माण का ये काम करते थे। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि गुप्त काल में व्यापार के लिए प्रयोग किया जाने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह, तो एक नाम आता है ताम्रलिप्ति। ये मैंने ऑलरेडी आपको कभी ना कभी पढ़ाया भी है, इसका नाम आपको याद रखना है। तो 3 प्रश्न बोले मैंने कि गुप्त काल में जो व्यापार का प्रमुख केंद्र है वो कौन है, उज्जैन। व्यापार कर रहे हैं तो मुख्यतः किसका हो रहा है, वस्त्रों का व्यापार। अब व्यापार के लिए एक बंदरगाह का प्रयोग होता है जिसका नाम है ताम्रलिप्ति। ये ताम्रलिप्ति वाला ऑलरेडी पेपर में आया हुआ प्रश्न है और आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो अगला पॉइंट क्या है, गुप्त काल में व्यापार का प्रमुख केंद्र। तो व्यापार करने का जो इनका प्रमुख केंद्र था वो कहाँ था गुप्त काल का, क्या बोलेंगे आप, उज्जैन। महाकाल की नगरी उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है भाई, क्षिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड में क्षिप्रा नदी के तट पे कौन बसा हुआ है, भवाली, नीम करोली बाबा, कैंची धाम। उस नदी का नाम भी क्या है, क्षिप्रा नदी, याद है ना आपको। ठीक है, इसके अलावा जो प्रमुख व्यापार था, मुख्य रूप से जो व्यापार हो रहा था वो किसका व्यापार हो रहा था, तो कहते हैं वस्त्रों का व्यापार हो रहा था। अर्जुन का व्यापार करने के लिए प्रयोग होने वाला प्रमुख बंदरगाह था। कल के पेपर में भी बंदरगाह प्रश्न आया था। ठीक है, कराया था मैंने आपको एक बार बंदरगाह, उसमें पूर्वी और पश्चिमी तट पूछा गया था बस। तो इनके बंदरगाह का नाम क्या था, ताम्र लिप्ति। तो ये वाले फैक्ट आपको याद रखना है कि क्या क्या है क्या क्या है। वन लाइनर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है और हमको ये वाला फैक्ट याद भी करना है। जो क्वेश्चन ऑलरेडी पेपरों में पूछे जाते हैं हमको वो सारे के सारे पॉइंट याद भी करने हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कहा कि इनके जो आय का प्रमुख साधन था वो कृषि था, और हमने ये भी देखा कि ये कृषि का कर 1/6 वसूलते थे। तो यहाँ से एक प्रश्न और जनरेट होता है, ध्रुवाधिकरण। एक पोस्ट है जिसका नाम है ध्रुवाधिकरण। यूसेंट में लिखा भी होगा ना, वो साधारण पुलिस वालों को चाट भाट कहते थे, ऐसे पढ़े होंगे, मगर ये चाट भाट तो नहीं आने वाला पेपर में। क्वेश्चन आएगा गुप्त काल में ध्रुवाधिकरण क्या करता था। तो ध्रुवाधिकरण एक पोस्ट का नाम है, एक पद का नाम है जो भूमि कर वसूलता था या कृषि कर वसूलता था। तो कर वसूलने वाले अधिकारी का नाम क्या है, ध्रुवाधिकरण। तो यहाँ पे एक नाम और आपको याद करना है, यहां से लिख दो, भूकर वसूलने वाला अधिकारी। जो भूकर वसूलने वाला अधिकारी था तो वो किसका काम था, ध्रुवादि। तो भूकर वसूलने वाला जो अधिकारी था उसका नाम था ध्रुवाधिकारी। इस प्रकार का नाम आपको याद रखना। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि ये क्या करता था ये क्या करता था, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमने कुछ पढ़ा भी नहीं खास का कि गुप्त काल में आय का प्रमुख स्रोत क्या था, कृषि। कितना वसूल लेते भाई, 1/6। वसूलने वाले अधिकारी का नाम क्या था, ध्रुवाधिकरण। इतनी बात हमने याद रखी। व्यापार का प्रमुख केंद्र क्या था, उज्जैन। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी। व्यापार कर रहे थे तो मुख्यतः किसका कर रहे थे, वस्त्रों का। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वो एक बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था, उस बंदरगाह का नाम क्या था, ताम्रलिप्ति। ठीक है, किस दिन क्वेश्चन अचानक आ जाएगा कि ताम्रलिप्ति गुप्त काल में क्या था, आ देगा सिक्के थे या भवन निर्माण की कला था या बंदरगाह था। तो आदमी तुक्का भी लगा देगा, तांबा दिख रहा तो सिक्के पे कर देता हूँ यार। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यूके टीपीएससी में। यूके टीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का नजरिया बिल्कुल अलग है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। अब हम जब अर्थव्यवस्था पढ़ ही रहे हैं तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जनरेट होता है यहाँ से कि गुप्त काल के शासनकाल में सोने के सिक्के भी जारी हुए थे। ठीक है, गुप्त काल के शासनकाल में चांदी के सिक्के भी जारी हुए थे और गुप्त शासनकाल में तांबे के सिक्के भी जारी हुए। इसके बारे में तो कम ही बच्चों को जानकारी होती है, बट फिर भी इनके बारे में खूब बच्चों को जानकारी होती है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता, तो बताओ क्या कहा जाता था। ठीक है, दीनार कहा जाता था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, रुपया का,
ये भी बिल्कुल सही बोल। रुपये का कहा जाता था चांदी के सिक्कों को, और तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसके लिए एक और साफ युग है, मासक। ठीक है, तो इसके लिए एक शब्द का यूज हो रखा है, मासक। तो आपको ये याद करना है, ये हो जाएगा मासक। चांदी के लिए क्या बोला आप लोगों ने? रुपया का। और सोने के लिए क्या बोला आपने? दीनार। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद करना है। ये पॉइंट आपको याद इसलिए करना है कि आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो कहीं कहीं पे सिक्कों को निष्क कहा गया है, कहीं कहीं सिक्कों के लिए करसापण शब्द का यूज किया गया है, कहीं कहीं सिक्कों के लिए इलाही शब्द का यूज किया गया है। तो आपको याद रखना किस काल की बात हो रही है, एग्जामिनर ऐसे ही आपको फंसाता है। हम गुप्त काल पढ़ रहे हैं, तो गुप्त काल में सोने की करेंसी के लिए किस शब्द का प्रयोग हो रहा है? दीनार। चांदी की करेंसी के लिए क्या शब्द यूज हो रहा है? रुपये का। और तांबे की करेंसी के लिए क्या शब्द यूज हो रहा है? मासक शब्द का यूज हो रहा है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, और बेसिक बातें यही है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काम की चीज है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस वाली स्लाइड में जो चीजें पढ़ी है वो सारी चीजें आपने लिख ली होगी, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो अजीब सा होगा। यह सब समझ में आ ही रहा होगा, वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी जो समझाने वाली चीजें थी, ये देवी अधिकार क्या होता है, विकेंद्रीकरण क्या होता है, वो मैंने आपको समझा दिया था। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर गुप्त काल का एक हेडिंग हमें देखने के लिए मिलता है, और ये हेडिंग तो आपको ल्यूसेंट बुक में भी दिख जाता है। वहां पे भूमि को बांट रखा अलग अलग प्रकार से, कि गुप्त काल में निवास करने वाली भूमि को क्या कहते थे, गुप्त काल में जंगली भूमि को क्या कहते थे, वनीय भूमि को क्या कहा जाता था, गुप्त काल में बंजर भूमि को क्या कहते थे, गुप्त काल में खेती करने वाली भूमि को क्या कहते थे। तो 4-5 शब्दावली आपके पास और आती है, जहां पे आपको भूमि के प्रकार पढ़ने होते हैं कि किस भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो आप लिख लीजिएगा भूमि के प्रकार। अब भूमि के प्रकार को पढ़ने का प्रयास हम लोग करते हैं। गुप्त काल में कुछ आपको ये भी देखने के लिए मिलते हैं भूमि के प्रकार, टाइप्स ऑफ। भूमि को क्या बोलेंगे? लैंड। ठीक है, जमीन, खेती, जो भी आपको बोलना है, वट आप बोलिएगा। तो गुप्त काल में एक भूमि होती थी जिसके लिए यूज होता था क्षेत्र शब्द। क्षेत्र शब्द आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। क्षेत्र का तत्व क्या होता है भाई? खेत होता है। ठीक है, अक्सा किस में चेंज हो जाता है? खा में भी चेंज होता है। ठीक है, कल वाली हिंदी तो करी दी होगी पीसेस वाली, उसमें तो 10 नंबर फ्री के दे रखे थे हिंदी वाले, तो ठीक ठाक ही थे। ठीक है, इंग्लिश तो मैंने खुद नहीं करी, मैंने भी इंग्लिश वाला पढ़ा ही पढ़ा, खत्म कर दिया। जब मैंने पीसेस का पेपर कर रहा था एग्जाम हॉल में बैठे हुए, तो इंग्लिश शायद से 81 से लेकर 88 तक थी। तो मैंने 80 तक क्वेश्चन किए होंगे, उसके बाद मैं सीधा 90 वाले क्वेश्चन पे चले जा रहा हूँ। मैंने कहा ये कहाँ छोड़े यार, क्या देखा। क्योंकि नॉर्मल पेपर में क्या होता है कि इधर साइड पे अंग्रेजी में लिखा होता है, इधर हिंदी में, तो हम तो हिंदी हिंदी देखते, इधर क्यों देखना। तो मैं इधर ही देख रहा था, तो मैं सोचा था यार मेरे उसमें एक पेज खत्म वो है, मतलब मिसिंग है। और कभी जब तुम OMR पढ़ते हो तो उनमें लिखा भी रहता है कि सर्वप्रथम अपना पेपर चेक कर लें, कुछ त्रुटि पुरुटि होगी, कट फट होगा तो उससे बात करें। मैंने कहा मौका आ गया उससे बात करने का, भाई एक पेज ही का है इसमें। फिर तुम्हारे भाई ने इधर देखा तो यार तू क्वेश्चन नहीं चेंज हो गया, अंग्रेजी में दे रखा उन्होंने यार क्वेश्चन। में कहा ओहो चलो ठीक है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्षेत्र है, तो इसको क्या बोलते हैं? कृषि करने योग्य भूमि। कृषि करने योग्य भूमि। तो गुप्त काल में क्षेत्र शब्द का प्रयोग होता था कृषि करने योग्य भूमि के लिए। ये पॉइंट आपको याद कर लेना क्या है और क्या नहीं है। एक शब्द और यूज होता था अप्रहस्त, यह कई बार अप्रहत आपको देखने के लिए मिलेगा। तो गुप्त काल में अप्रहत किस भूमि को बोला जाता था? तो ये वनीय भूमि या जंगली भूमि को कहा जाता था। वनीय भूमि या जंगली भूमि के लिए अप्रहत, अप्रहस्त इस शब्द का प्रयोग किया जाता था, ये आपको याद करना। एक भूमि गुप्त काल में और थी वास्तु। इसको तो किसी को भी याद करने की आवश्यकता नहीं, बहुत आसान है। वास्तु बोले तो एक पॉइंट आता वास करने योग्य भूमि। तो वास बोले तो निवास करने योग्य भूमि। तो ऐसी भूमि जहां पे इंसान रह सकता है, अपने मकान बना सकता है, जीवन यापन करने के लिए, जहां पे अपना वंश आगे बढ़ाएगा, परिवार आगे बढ़ाएगा, तो उसके लिए बोला गया था वास्तु। इसके अलावा एक और भूमि है सिल। सिल लिख लीजिएगा आप, सिल। सिल सिल सामान्यतः पत्थर के लिए भी यूज हो जाता है, जैसे सिलबट्टा भी होता है ना घर पे, सिलबट्टा तो भी पत्थर ही तो है। ठीक है, या शिलालेख हम पढ़ते हैं तो पत्थर से संबंधित एक वर्ड है ना सिल। और आपने गांव में, जिन बच्चों ने गांव में हलवल लगाया है, तो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि वो गांव का जीवन जो हमारा होता है, कुछ फुंगड़े ऐसे होते हैं जिनमें ढूंगे ढूंगे होते हैं, तो उसमें खेती बाड़ी अच्छी भी नहीं होती है, उसमें मोटा अनाज बोया जाता है। वहां पे हल लगाना सबसे मुश्किल होता है, कई बार निसुड़ नीचे फंस जाता है तो टूट जाता है।
तो उसके दिक्कत भी होती है वहां पे, है ना। तो सिल पत्थर, तो वह भूमि जो खेती योग्य नहीं थी। आप प्रैक्टिकली देखो, जिस फुंगड़े में ज्यादा ढूंगे ढूंगे होते हैं वहां पर खेती बाड़ी उतनी अच्छी होती भी नहीं है। तो सिल भूमि उस भूमि को कहा जाता था जहां पे कृषि करने योग्य भूमि कम होती थी, यहाँ पे जहां पे कृषि नहीं होती थी। तो आप ऐसे लिख सकते, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। आप प्रैक्टिकल होके सोचोगे, आप जिस भूमि में पत्थर ज्यादा होंगे वो खेती करने के लिए अच्छी भी नहीं होगी। तो जिस खेत में सिल पत्थर ज्यादा होंगे वो खेती, वो क्षेत्र, वो खेत कृषि के लिए परफेक्ट नहीं होगा, तो कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, ये पॉइंट आपको याद करना है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? एक पॉइंट, बड़ा आसान पॉइंट है, वो आपने सबने सुना है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसा आप में से कोई नहीं होगा जिसको ये पॉइंट आता नहीं होगा, बट शायद आप लोगों को पता नहीं है कि ये किसकी बात कर रहा है। अगर होगा आपको पता तो मेरे को भी एक्सप्लेन करना, फिर बात करेंगे इसके बारे में। गुप्त काल में, लिख लेना आप लोग नोट करके, गुप्त काल में सिंचाई हेतु, गुप्त काल में सिंचाई हेतु रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। ये पॉइंट आप सब लोगों ने पढ़ा है भाई, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा है चलो तो कोई बात नहीं, मगर जिसने पढ़ा है तो ये सारा पॉइंट हम लोगों ने रटा हुआ है भाई, बच्चों ने रटा हुआ है कि क्वेश्चन आएगा कि गुप्त काल में सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता था, तो रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। किसके लिए? सिंचाई। सिंचाई को क्या बोलेंगे? इरिगेशन, उसके लिए प्रयोग होता था। तो रटा तो चलो है। क्वेश्चन आएगा सिंचाई के लिए रहट और घंटी यंत्र का प्रयोग किस काल में होता था? मौर्य काल में होता था, गुप्त काल में होता था, मुगल काल में होता था, दिल्ली सल्तनत में होता था। ऐसे प्रश्न बनेंगे आपके पास, ठीक है। ये प्रश्न ऐसे बनेगा, रहट या घंटी यंत्र का संबंध है सिंचाई से, ऐसे क्वेश्चन बनेगा ना आपको, या भूमि से अलग अलग कुछ भी क्वेश्चन बनाएगा आपको। तो ये आपने पढ़ा तो भले था, बट ये है क्या? कोई आइडिया किसी को कि घंटी कहाँ बज रही है? इसके लिए आपको एक वीडियो वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने फोटोज तो डाउनलोड करी थी, बट यार तो मैं आपको समझाता हूं कि ये रहट और घंटी यंत्र क्या होता था। तो आप लोगों ने रहट, नॉर्मली आपको मिलेगा नहीं, इसमें तो आ नहीं रहा, इसमें तो अलग ही घंटी बना के भेज दिया उसने गूगल में। ठीक है। तो रहट घंटी यंत्र वो होता था, आपने ना वीडियो देखी होगी इंस्टाग्राम वगैरह में या सोशल मीडिया में आप एक्टिव रहते हो, खासकर राजस्थान वाले क्षेत्रों की वीडियो देखने के लिए मिलती, कुओं से पानी निकालते हैं। और जब आप कुओं से पानी निकालते हो तो फिर रस्से से खींचना पड़ेगा ना ऐसा, तो आदमी तो कितना पानी निकालेगा, थक जाएगा। सिंचाई के लिए कितना पानी चाहिए होगा बताओ? अगर हमको अपने फुंगड़ों में स्यारे लगाने हैं तो कितना पानी निकालूंगा? बड़े आदमी पॉसिबिलिटी है नहीं किसे निकाला जा सके। तो एक ऐसा यंत्र बना होता है कि बाल्टी ना, बाल्टी तो नहीं होती, मैं कुछ ऐसा रहता है कि बार बार घूम क्या होता है, उसके बैलों के कंधों पे बांध दिया जाता है, बैल कुएं के चारों तरफ घूमते रहते हैं और नीचे से पानी गिरता रहता, आता रहता, आता है, बैल घूमते तो आता रहता, आता रहता। तो सिंचाई के लिए, सिंचाई करने के लिए दो बैलों की ड्यूटी तो उसी में लगाई रहती थी कि आप बस चारों तरफ, जैसे कोलू का बेल घूमता था, आता था ना कोलू का बेल, वो लैया पिसाने के लिए, तो ऐसे वो बैल घूमते रहते हैं और अंदर से पानी निकलता रहता है, निकलता, इस तरीके से बनाया रहता है। तभी तो पानी निकलेगा सिंचाई के लिए, नहीं तो सिंचाई के लिए इंसान कब तक निकालेगा रस्सी से पानी भाई? पॉसिबल नहीं है। तो वो, जैसे हमारे गांव में जब पहले हम लोग गेहूं वगैरह मारते थे ना, चावल धान वगैरह जो भी बोलते थे, खासकर कोदा, कोदे को क्या बोलते हैं? मंडुआ। तो जब मंडुआ लगाते तो हम ऐसे दह बनाते थे, एक खेत बनाते थे, उसे लीपा पोती करके बिल्कुल साफ करते थे, और जो कोदे की बालियां होती थी उन्हें ऐसे फेंक देते थे, और उसके ऊपर से फिर बैलों को घुमाया जाता था। हल लगाने में भी बैल यूज हो रहे थे, और जब कोदा की मंडाई हो रही थी तो कोदे की बालियों के ऊपर बैलों को घुमाया जाता था, फिर दो लड़के उनके पीछे पीछे घूमते थे एक छोटे उसमें। कई बार बच्चों को घूमते घूमते भी चक्कर आ जाता था, या कई बार बैलों को भी चक्कर आ जाता था। अब दिन भर वो दही लगा रहे, दिन भर वो ऐसा ऐसा घूमेगा तो चक्कर नहीं आएगा? कई बार बैलों को भी चक्कर, और उसके ऊपर से बैलों के मुंह पे मास्क लगाया रहता था, क्या बोलते उसे? मुआल। वो पेपर में आएगा ना, आजकल तो आ ही रहे हैं, क्योंकि वो नहीं तो खा देगा ना, खुद ही खा देगा, तो मुआल, है ना। कई बार बैल पॉटी कर देता था, तो पकड़ने होता है तो ऊपर ही ऊपर हवा में, अगर नीचे करेगा तो अनाज खराब हो जाएगा ना, तो उसको हवा में पकड़ना होता था। करा है किसने ऐसा काम? देखा है तुमने? तूने तो देखा होगा वास्तविकता भाई, है ना।
तभी तेरे ब्लॉग में ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ। तू सारे के सारे वही काम करता है जो मैं गाँव में करता हूँ, तो मुझे वो लगता है कि यार ये भाई तो बिल्कुल वही करता है। ठीक है, तो ऐसा करना पड़ता था, तो बड़ा चौकन्ना भी रहना पड़ता, ऐसा नहीं कि बस बैल के पीछे घूम रहे हो तुम। कोई कोई बैल लात मारने वाले भी होते थे, बड़ा स्ट्रगल होता था भाई, ऐसा नहीं होता था। फिर 2-4 दिन तक घुटना पकड़ के बैठना पड़ता था। रहट और सिंचाई यंत्र समझ में आया ना आपका क्या है? कुएं से जो बैल घूम घूम के पानी निकालते वही है। और रहट और घंटी यंत्र का जो प्रयोग होता है गुप्त काल में किसके लिए हो रहा है भाई जी? सिंचाई के लिए हो रहा है। ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए, और बेसिक सा पॉइंट यही पेपरों में क्वेश्चन भी बनते हैं और हमको ये पता होना चाहिए। आगे बढ़े हम। ठीक है, आगे लिखेंगे कुछ अब वन लाइनर क्वेश्चन बच गए इनके बारे में। ये कृषि या भूमि से रिलेटेड था, इससे पहले हमने अर्थव्यवस्था से रिलेटेड पॉइंट देखे। अब कुछ हम इनके धार्मिक पॉइंट देखेंगे, क्या पॉइंट होंगे वो देखो। इसे आगे बढ़ाऊं, यहां से जाऊं मैं? ठीक है, अब एक जगह है अजंता एलोरा, तो सबने सुना है अजंता की गुफा। अजंता की गुफाएं देखी आप लोगों ने? सुनी है कि देखी भी है? बहुत यूनिक से अजंता की गुफाएं, एक पहाड़ी है। अजंता की गुफाएं कैसी है कि एक पहाड़ी है, जैसे ये सिद्धबली वाली पहाड़ी दिख रही होगी आपको, और उस पहाड़ी पर बहुत सारी गुफाएं बना रखी। तो वो किसने, किसी इंसानों ने नहीं बनाई होगी, तो इसका मतलब कभी ना कभी तो वहां लोग रहते थे। ठीक है, तो उन गुफा, ऐसा आपको अगर दिख जाए तो ये पूरा का पूरा जंगल है, और उसमें आपको थोड़े थोड़े छेद भी दिख रहे होंगे। पर इसको तो अगर आप सर्च करोगे तो आपको दिख ही जाएगा, मैंने अपलोड तो नहीं करी है बोर्ड में, मगर आप देखोगे तो कोई ना कोई तो बनाया होगा इन गुफाओं को। ठीक है, तो इन गुफाओं से रिलेटेड क्या गुप्ता काल में आएगा वो देखो। तो पहले लिखेंगे अजंता की 29 गुफाओं में, अजंता की 29 गुफाओं में की 29 गुफाओं में गुफा नंबर, कौन कौन सी गुफा गुप्त काल की है? बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, 16 और 17 का संबंध गुप्त काल से है। अजंता जगह का नाम है, वहां पे जो गुफाएं हैं, बल वहां पे 29 गुफाओं में से गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर जो 17 है, उसका संबंध कहीं ना कहीं गुप्त काल से देखने के लिए मिलता है। और ये पॉइंट आपको याद रखना है, गुप्त काल से संबंधित। कई बार क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से कौन सा गुफा संख्या गुप्त काल से संबंधित है? तो गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17 किससे संबंधित मानी गई है? गुप्त काल से। अब इन दोनों में से फिर क्वेश्चन निकल के आता है गुफा नंबर 17 से। गुफा नंबर 17 से क्या प्रश्न आता है कि को गुफा नंबर 17 को चित्रशाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आएगा अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों? गुफा नंबर 17 को चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। चित्र का मतलब क्या होता है? ड्राइंग, पेंटिंग, चित्र। असाला किसे बोलते हैं? घर को। एक साला तो वो होता है ना कि शाला, कि तुम यार श्याल थे, है ना, है ना। मगर एक साला किसे बोला जाता है? घर को। जैसे पाठशाला, तो विद्या पढ़ने का घर ना, पाठशाला, तो शाला शब्द किसके लिए आ जाता है? घर के लिए। तो एक गुफा ऐसी है जिस गुफा के अंदर चित्र ही चित्र बना रखे, तभी तो उसको चित्रशाला बोल दिया गया। एक गुफा नंबर जो 17 है, उस गुफा नंबर 17 हम तो कभी गए नहीं अजंता। अभी मैंने तुम्हें फोटो देखा, उसमें लोग भी जा रखे वहां, तो जब लोग जाते होंगे टूरिस्ट तभी देख पाओगे। कभी आपको अजंता घूमने का मौका मिलेगा तो आप इन गुफाओं में जरूर जाना। और गुफा नंबर 17 में अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पे बहुत सारे चित्र दिखेंगे। अब वो जो चित्र दिख रहे हैं तो इसीलिए उसको चित्रशाला कह दिया गया है। और इंपॉर्टेंट करके लिखना है कि गुफा नंबर 17 में जो चित्र बनाए गए हैं वो सारे के सारे चित्र बुद्ध के जीवन से संबंधित है, बुद्ध के जीवन से संबंधित है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आ जाएगा कि अजंता की गुफाओं में गुफा नंबर 17 या कौन सी ऐसी गुफा है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये जिसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र उकेरे गए हैं। आपने जब गौतम बुद्ध या आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो हमने पढ़ा था ना महापरिनिर्वाण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, तो इन सारे चित्रों को वहां पे दिखाया गया है। तो इतना डिटेल तो नहीं पूछेगा, पर पूछेगा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड चित्र किस गुफा में बनाए गए हैं, तो बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र गुफा नंबर 17 में बनाए गए। और वह चित्री, चित्र थी इसलिए उसे क्या बोले? चित्रशाला के। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। क्लियर है? एक और क्वेश्चन है, वो आप लोगों को पहले से भी आता था, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। हमने जब आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो बौद्ध धर्म में हमने आपको बताया था वहां पे चार बौद्ध समितियां भी हुई थी। अंतिम जो बौद्ध समिति थी, चौथी वाली,
हमने उसमें, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, कुंडलवन। बट हमने उसमें ये देखा था कि वहां पे वो दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान, है ना। अगर देखा जाएगा तो जैन धर्म भी लास्ट लास्ट में दो भागों में बटा था, श्वेतांबर, दिगंबर। तो ऐसे ही बौद्ध धर्म भी दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो यहां से प्रश्न आता है कि वो दो भागों में बट गया। अगर एग्जामिनर कथन वाले क्वेश्चन बना रहा है तो थोड़ा बहुत ड्रामा क्रिएट हो सकता है। और क्या ड्रामा क्रिएट हो सकता है कि हमने इतना तो पढ़ लिया कि अजंता की गुफा 16 और 17 कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और हमने ये भी पढ़ लिया कि 16-17 में से 17 फिक्स है कि इसमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं को बताया गया है। बट कई बार प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि अजंता की गुफाओं को बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित बताया गया। अब तो वो हीनयान भी और महायान भी है, तो यहाँ पे हम फंस जाएंगे। हमने तो इतना पढ़ा था कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो एक पॉइंट किताबों में ये भी लिखा है कि जो अजंता से बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, तो आप उसको भी लिख लेना। कई बार ऐसा होता है कि जो हम पढ़ते हैं उससे अगल बगल वाला क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, फिर बुरा लगता है कि यार ये भी पढ़ लेता तो मजा ही आ जाता। तो आपने क्या बोलना है, बाकी ये तो बताना नहीं आपको हीनयान महायान, ये हमने पढ़ लिया था, और थोड़ा बहुत हमने इसका रिवाइज भी कर लिया है कि चौथी बौद्ध संहिता में ये दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान। तो कभी क्वेश्चन में आ जाएगा आपके पास कि भाई आपने बौद्ध धर्म की गुफाएं तो पढ़ ली है, मगर बौद्ध धर्म खुद दो भागों में बटा हुआ था, तो आप हमें ये बताओ कि वो कौन सी शाखा वाले थे। तो हमने बताया कौन सी शाखा वाले थे, ये महायान शाखा वाले थे। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब गुफाओं से संबंधित बात तो हो ही रहे हैं, तो यहाँ पे भी हर बार कुछ ना कुछ नोट करने के लिए मिल जा रहा है, तो यहाँ पे भी नोट करके लिख लेंगे हम कि मंदिर बनाने की कला। अच्छा क्वेश्चन है ये, भले आप लोगों को पहले से आता है, बट जब हम नोट्स बना रहे हैं रिवाइज करेंगे तो काम आएगा। मंदिर बनाने की कला, तो मंदिर बनाने की कला का जो स्टार्ट हुआ है, जो शुरुआत हुआ है, वो गुप्त काल में ही हुआ है। तो गुप्त काल से पहले लोग मंदिर नहीं बना रहे। मंदिर क्या है, अगर हम भगवान को मानते हैं तो भगवान को पूजने का एक पर्टिकुलर प्लेस अगर देखा जाए तो मंदिर क्या बोलेंगे आप लोग। ठीक है, नॉर्मल जो कबीरदास जी के फॉलोवर्स है, ये नॉर्मल कई बार हम लोग भी बोलचाल में बोल देंगे कि भगवान केदारनाथ ही थोड़े नचे, हर कोई केदारनाथ जा रहा है। लोग रोज केदारनाथ जाते समय एक दो लोगों की डेथ भी हो जा रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा है, किसी का बीपी शुगर अचानक बढ़ जा रहा है, तो दिक्कतें हो जा रही है ना। वो बाढ़ घटना इतनी हो रही है, भूस्खलन इतना हो रहा है, लैंडस्लाइडिंग इतना हो रहा है, समस्या है ना। पर हम लोगों को केदारनाथ जाना है ना। तो कई बार लोग बोल देते थे कि भगवान तो दिल में है, घर में तो पूजा करनी नहीं है, घर में धूप बत्ती कभी जलानी नहीं है, और केदारनाथ जाना है। तुम में से भी कई लोग ऐसे होंगे कि जो शाम को पूजा पाठ नहीं करते घर में, या सुबह धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं जलाते घर में, पूजा पाठ नहीं करते घर में। घर पे जो भगवान की फोटो लगी है उसमें धूल पड़ी हुई है, उसको साफ नहीं करना है। और सारे चार धाम पांच केदार सब केदार के दर्शन करके आ रखे। कई होते भाई ऐसे, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, होता है ऐसा। ठीक है, घर में भगवान का कैलेंडर लगा हुआ था 2024 वाला, अब उसको गुंडी मुंडी बना के फेंक दिया है। कहा है तुम्हारे घर का 2022 वाला कैलेंडर जिसमें लिखा था स्वाति ज्वेलर्स, और ऊपर से गणेश भगवान की फोटो बनाई थी। घरों में तो कैलेंडर सबके ज्वेलर्स वाले दे रहे फ्री फ्री में, बहुत कम है जो स्पेशल कैलेंडर खरीद के ला रहा है। और ज्वेलर्स वाला अगर कैलेंडर दे रहा है तो उसमें भगवान की फोटो तो है, भले तुम्हारे ज्वेलर्स का नाम भी लिखा होगा साइड पे। और ये भी नहीं बोल सकते तुम कि हमारे घर में 2022 में कैलेंडर नहीं था, और था तो अब कहाँ है वो। जब तक वो चल रहा था तब तक तो हमने खूब पूजा उसे, जैसे कैलेंडर खत्म हुआ तो कर दिया हमने सका। तो कहने का क्या समस्या आई मेरे यहाँ पे कि भगवान तो सर्वत्र है। अगर हमें मानना है, अगर भगवान मानते तो भगवान तो सर्वत्र है। नहीं तो कई बार हमारी बाइक खराब हो जाती बीच जंगल में और वहां पे मंदिर नहीं है, तो भगवान वहीं पे समझ में आता है भगवान यहाँ से निकाल दे। तो भगवान इसका मतलब सर्वत्र है, स्पेशल मंदिर में नहीं है। मगर किसी ने तो शुरू किया होगा ना मंदिर बनाने की शुरुआत, कि नहीं एक स्पेशल प्लेस जो बिल्कुल पूर्ण रूप से धार्मिक होगा जहां पर भगवान का आराधना की जाएगी। तो भवन के जैसे, मकान के जैसे, भगवानों के घर टाइप्स के, ऐसे कहते हैं कि इन्होंने शुरुआत की थी गुप्त काल में। हमें ज्यादा लेना देना है नहीं फिलहाल के लिए। प्रश्न बनेगा कि मंदिर बनाने की कला का प्रयोग संभवतः किस वंश में हुआ था, किस काल में हुआ था, तो हम बोल देंगे गुप्त काल के टाइम पे हुआ था। जब हम गुफा गुफा पढ़ी रहे थे तो हो सकता है इन्होंने शुरू किया होगा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर हमें दो चार और क्वेश्चन मिलेगा, फिर हमारा ये टॉपिक भी एंड हो जाएगा। गुप्त काल के दौरान विष्णु शर्मा ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है पंचतंत्र। ये बात सच भी है कि यूकेपीएससी खूब पूछता है एंशिएंट हिस्ट्री की किताबें, और यूके ट्रिपल एससी नहीं पूछता है।
तो आप बोलोगे सर हम इसे पढ़े ही क्यों, मगर इसके अंदर का जो क्वेश्चन है वो यूकेटीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। आप अगर पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी भले है, बट पंचतंत्र बुक को 5 भागों में विभाजित किया जाता है, जहां पे आपने कभी पढ़ा होगा मित्र भेद, मित्र लाभ, लब्ध प्रवास, ठीक है। और आप लोगों को अगर प्रूफ चाहिए तो ये एक बार क्वेश्चन ना केबीसी में भी पूछा गया था। आप केबीसी के पुराने एपिसोड देखना या यूट्यूब में ये सर्च करना, आपको शॉर्ट्स मिल जाएगा, तो वहां पे भी पूछा जाता कि पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, और तो ऑप्शन देता कि कौन पंचतंत्र का भाग नहीं है, समथिंग करके। मैंने वो वाला एपिसोड देखा है, तो ये 100% सत्य है कि वहां पे पूछा गया है, ठीक है। तो अब हमारा एक पॉइंट और भी आ गया कि इसी दौरान कौन सी बुक लिखी गई थी, पंचतंत्र, और किसने लिखी थी, विष्णु शर्मा ने। बट हमारा मुद्दा यूकेटीपीएससी के लिए क्या है कि वो 5 भाग कौन कौन से, हमारा मुद्दा वो होना चाहिए, तो लिखिएगा। विष्णु शर्मा ने कौन सी बुक लिखी है, पंचतंत्र। हल्का पुल्का तो सुना है ना हमने, पंचतंत्र की कहानियां। और किस भाषा में लिखी भाई, संस्कृत में लिखी। पूरा तो नहीं लिखना है ना कि विष्णुगुप्त ने संस्कृत भाषा में पंचतंत्र की रचना करी थी, ठीक है। विष्णुगुप्त बोल रहे मैं, विष्णु शर्मा। विष्णुगुप्त किसका नाम था, अंतिम राजा। किसका अंतिम राजा था, चाणक्य का क्या नाम क्या था बे? कौटल्य, चाणक्य, और अगला नाम भी तो इसको विष्णुगुप्त भी तो बोलते थे, है ना। तो वही जानना चाह रहा था मैं तो बस। उसका एक विष्णुगुप्त नाम भी तो है, चाणक्य कौटिल्य तो ही। एक बार बिहार का एक छोटा सा लड़का आया था, कौटिल्य था कि क्या था इसका नाम था, जो राज्य राजधानी याद करता था, खूब चर्चा, कहाँ गया होगा वो, बन की कहा है ना। बिहार से एक एक से चीजें आती बीच बीच में खबरों में। बीच में एक छोटा सा लड़का भी था जो बोलता मैं आईएएस वाईएएस बनूंगा, जो खूब वायरल हुआ था, नहीं था वो लड़का कि मैं देखता हूँ ऐसी चीजें यार, है ना, कि मैं बनूंगा, डीएम बनेंगे सर। वो उनके मुख्यमंत्री को रोक देता है, नीतीश कुमार जाता रहता है दौरे पे, नीतीश कुमार के साहब हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, देखा तुमने। डीएम डीएम तो नहीं, पर ग्रुप सी का पेपर तो निकाल ही देगा पक्का, वो सब याद कर देगा ना, क्योंकि वहां तो मेंस भी लिखना पड़ेगा। ग्रुप सी तो पुल रट्टा मार है, सब रट दे, सबको याद था उसे, वो रट देगा वो। तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र संस्कृति में लिखी गई है। हमारा मेन मुद्दा क्या है, मकसद हमारा क्या था कि इसको 5 भागों में बांटना, मकसद नहीं भूलना, ठीक है अपना, बिल्कुल नहीं। तो लिखो इसके 5 भाग। सबसे पहले लिखें मित्र भेद, मैं लिख देता हूं नहीं तो। पहला भाग है इसका मित्र भेद, एक भाग है उसका मित्र लाभ, एक भाग है इसका संधि विग्रह। कल के पेपर में भी आ रखा था संधि विच्छेद, वो तो सही कर दिया था कि वो भी गलत कर दिया, आया था ना मतलब सी सेट में आया था। खैर सी सेट में तो क्या है, सी सेट में तो बस पास होना है। पीसीएस के पेपर में सी सेट में कल 50 नंबर लाने बस, है ना। 33%, 150 का 33% 85 तो होता है ऐसा ऐसे, तो उसमें तो बस 50 नंबर लाने। किसी का 70 नंबर भी आ रहे तो कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है, बस पास मार्किंग होता है ना वो तो शायद से। हाँ कि नहीं, आ तो रहे ना 50 नंबर, कहीं बोल 85 नंबर नहीं आ रहे। मैंने तो ऐसा सुना है कि पहले सी सेट वाली कॉपी चेक होती है, तुम्हारी दूसरी वाली कॉपी चेक भी नहीं हो रही बल्कि। तो लिखो, अगला लिखेंगे लब्ध प्रणास, अपृक्षाकारित्व, लब्ध प्रणास, अपरीक्षा कारित्व। तो ये बहत्तर है भाई। तो एक पॉइंट हमको ये भी याद करना था, ये हमारे प्रीवियस ईयर के पेपरों में कुछ करके क्वेश्चन आ रखा है कि निम्न में से पंचतंत्र का हिस्सा है, पंचतंत्र का भाग नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को डील कर लेना अपने हिसाब से। पंचतंत्र बुक विष्णु शर्मा लिखी है, और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और इसको 5 भागों में बांटा गया है, और ये बात मैंने आपको बता दी है कि क्या है क्या नहीं। जब आपने यहाँ पे लिखा होगा कि पंचतंत्र को संस्कृत भाषा में लिखा है, तो यहाँ पे संस्कृत से रिलेटेड आप नोट करके भी एक पॉइंट लिखना चाहते हैं, तो आप नोट करके ये पॉइंट लिख सकते हैं कि गुप्त काल की जो राजकीय भाषा थी, वो राजकीय भाषा इनकी संस्कृत ही थी, राजकीय भाषा इनकी संस्कृत ही थी। अब बाकी इनका राजकीय चिन्ह आज की क्लास में हमने शुरुआत में भी चर्चा करी थी। तो राजकीय चिन्ह जो इनका पहला था वो क्या था, गरुड़ था, और बाद में राजकीय चिन्ह इनका क्या बन गया था, मयूर या मोर बन गया था।
गरुड़ से इसे मोर करने के पीछे एक आदमी का हाथ है, उसका नाम क्या है? कुमार गुप्त है। तो ये वाले पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किए हुए थे, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं जब इनकी बात हुई रही है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट गुप्त काल। अब इस गुप्त काल में दो अधिकारियों के नाम आपको खूब याद करने हैं। अगर देखा जाए तो एक अधिकारी तो मैंने लिखाया है, आपको बता सकता हूँ कौन सा अधिकारी लिखा है मैंने आपको? ध्रुवाधिकरण। अभी लिखाया था जो कृषि के लिए जो टैक्स वसूलता था, टैक्स कलेक्टर की भर्ती आती ना कई बार, तो जो टैक्स कलेक्टर था उसका नाम क्या था? ध्रुवाधिकरण। याद कर लेना। दो आपको या एक कम से कम और आपको याद करना है, वो क्या याद करना है लिख लीजिएगा। महा अक्सपटलिक, एक अधिकारी का नाम देखने के लिए मिला हमें, महाक्स पटलिक या महाअक्सपटलिक, ऐसा एक अधिकारी है। ठीक है, फालतू के अधिकारी तो मैं लिखा नहीं रहा हूं, आपको लिखने होंगे तो आप लिख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मगर एक क्वेश्चन आ सकता है कि गुप्त काल में महाअक्सपटलिक क्या होता था, तो आपने ये रखना है, लिखना है भू आलेखों को सुरक्षित करने वाले अधिकारी। आपने देखा होगा कि आपके यहाँ एक पटवारी होता है, अब पटवारी के ऊपर कानून गो होता है। कभी आप ईडब्ल्यूएस बनाने या गांव में जमीन खरीदने बेचने के लिए गए होंगे, तो आप इनके सामने मिले होंगे इनसे। तो आप तहसील में देखा होगा ना, तहसील में सब कुछ रहता तो है, हमारा खाता खतौनी जिसे बोलते हैं, कितनी जमीन है, कब खरीदी, कब बेची, किसको खरीदी, किसको बेची, एवरीथिंग। तो कोई ना कोई तो हमारे भूमि आलेखों को संजो करके रख रहा है कि नहीं है? देखो ये बहुत जरूरी है। अगर हमारे भूमि के जमीन देखो, एक्चुअल में मैं तुम्हें रियलिटीज बताऊं ना, जिन लोग जो तुम में से गांव का साजिन का कनेक्शन होगा, जो गांव का जीवन बीता होगा, जिनके मम्मी पापा कभी गांव में रहे होंगे, तो एक्चुअल में तुम्हें भी पता नहीं होगा कि गांव में हमारी जमीन कहाँ कहाँ है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं है कि हमारी जमीन कहाँ कहाँ है। जहां तक हमने खेती बाड़ी करी है मुझे तो वो याद है, मगर मम्मी बोलती कि पहले हमारे खेत ऊपर तक भी होते थे, तो ऊपर जहां तक खेत होते तो मुझे याद भी नहीं है। मगर अब हमें वहाँ पूरी झाड़ियां हो गई, जंगल उग गया है, वहां पता ही नहीं चल रहा वहां कभी खेत भी थे। मगर कभी ना कभी अब तहसील में जाएंगे, खोजबीन करेंगे, तो हमारा खाता निकलेगा, तो पता चल जाएगा कि कितना 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 हमारा वहां पे जमीन है। क्योंकि माता जी बोलती थी कि वहां हम कभी स्यारे लगाते थे, बट मेरे जमाने में तो वहां पे कभी स्यारे लगे नहीं, तो मुझे भी नहीं पता वहां की जमीन के बारे में क्या। ठीक है, ये जैसे मेरा बड़ा भाई है, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हैं, तो मेरे भतीजियों को तो वो भी पता नहीं कि हमारी जमीन कहाँ कहाँ है, और उनको कौन बताएगा? तो अगर इन फ्यूचर में कभी जमीन की जांच पड़ताल हो तो तहसील तो जाना पड़ेगा ना, तो उनको सब कुछ पता है हमारी जमीन का है। ये तो कोई भी किसी की भी जमीन हड़प लेगा ऐसे में, तो ये बहुत जरूरी है कि जमीन का कोई तो हिसाब किताब रखे। तो जमीन का हिसाब किताब रखने वाले, भू आलेखों को संरक्षित रखने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? महाअक्सपटलिक। भू आलेख को संरक्षित करने वाले। ठीक है, अब दो टर्मिनोलॉजी आपने और लिखनी है। ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपने तब भी पढ़ी होगी, मैं गारंटेड हूं, जब कभी आपने उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा होगा। उत्तराखंड पढ़ते समय कई बार हम भूमि बंदोबस्त टाइप से कोई टॉपिक भी पढ़ लेते हैं, कई कई बार साल में एक आधा क्वेश्चन उनसे बन ही जाता है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। खासकर वो विकेट बंदोबस्त ही पूछता था, मगर फिर भी कभी कभी पढ़ लेना चाहिए, आ जाता क्वेश्चन कभी कभी उनसे। ठीक है, तो दो शब्द आते हैं, कुल्यावाप और द्रोणवाप। अगर किसी ने कभी हिस्ट्री पढ़ी हो उत्तराखंड की, तो ये शब्द आपको देखने के लिए मिलते हैं, कुल्यावाप और द्रोणवाप। क्या बोला आपने? बहुत सही जवाब दिया आपने, भूमि माप। ठीक है, तो भूमि माप के लिए एक पैमाना होता था, जिसके लिए कुल्यावाप और द्रोणवाप का है। जरूर आपने कभी उत्तराखंड के इतिहास पढ़ते समय इन दो शब्दों को सुना होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं गुप्त काल से संबंधित है, कुल्यावाप और द्रोणवाप। तो कुल्यावाप और द्रोणवाप क्या है? भू पैमाना इसको बोल सकते हैं, पैमाना बोले तो मापने वाला, तो शॉर्टकट में लिख दिया, भूमि को मापने का जो यंत्र है, भू पैमाना। कुल्यावाप और द्रोणवाप, तो कई बार ऐसा प्रश्न बन जाता है, तो कुल्यावाप द्रोणवाप आपको याद रखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के इतिहास में आपने पढ़ा है, और मैंने भी पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा है आपको ये टॉपिक। इस टॉपिक का नाम था कुली बेगार प्रथा। कुली बेगार प्रथा तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि कब क्या हुआ, कब कौन हुआ, कैसी कुली एजेंसी बनी, कब क्या आना, सब कुछ A to Z आपको सब कुछ बताया भी था। तो जब हमने कुली एजेंसी पढ़ी होगी, सॉरी कुली बेगार प्रथा होगी पढ़ी होगी, तो ये भी पढ़ाया था कि वो पहले मुख्यतः 4 भागों में था, बाद में हलक बेगार हट के वो मुख्यतः 3 भागों में रह गया था। तो जब हमने कुली बेगार से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन लिखे होंगे, तो हमने ये भी पढ़ा होगा कि कुली बेगार का प्राचीन नाम क्या है? बिस्टी, है ना? तो बस वो यहीं पे लिखना है। तो वो गुप्त काल में ही देखने के लिए हमें मिलता है, तो यहाँ पे लिखना
गुप्त काल में एक और शब्द देखने के लिए मिलता है आपको, बिष्टि, और बिष्टि के लिए गुप्त काल में बोला जाता था बालात श्रम। बालात श्रम मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाते समय भी पढ़ाया होगा कि जबरदस्ती हम किसी से काम नहीं करवा सकते। बलात् का मतलब जबरदस्ती होता है ना, तो गुप्त काल में अगर किसी से जबरदस्ती आप काम करा रहे हो, गरीबों से मारपीट करके, दैट्स कॉल्ड विष्टि। और कहीं ना कहीं यही तो बेगार प्रथा थी हमारे उत्तराखंड में, तो इसीलिए हम बोलते हैं ना उत्तराखंड में कि कुली बेगार का प्राचीन नाम क्या है, तो बिष्टि हम कह देते हैं। वो बिष्टि बोल कहाँ रहे हैं, गुप्त काल में बोल रहे हैं। तो गुप्त काल में बालात श्रम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था, तो विष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये वाला फैक्ट भी आप लोगों को याद कर लेना है, काफी अच्छा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बालात श्रम कौन करेगा, या तो वो गरीब होगा। अब गरीब पहले के जमाने में वो होता था भाई जिसके पास जमीन नहीं होती थी। आप बिलीव करो ना करो, मैंने तुम्हें एक बार पहले क्लास में भी बताया था और दोबारा भी बता दूं। मेरा मामा और का गांव है नेगाणा, गांव करके नेगाणा करके कुछ गांव है एक, और वहां से हमारे गांव में ना भी होंगे तो 12 से 15 लड़कियों की शादी हमारे गांव में हो रही। जैसे मेरी मम्मी होगी तो मेरी मम्मी के सब गांव में वो दीदी बुल्ली हो जाते। अच्छा वो भी उन्हीं गांव के, उन्हीं के, कम से कम 12 से 15 है वो। ठीक है, वो हमारे गांव के मेरे घर के जस्ट बगल में इसका घर है अविनाश का, उसकी मम्मी भी वहीं की है। तो ये वो दोनों वहां भी लड़ते रहे होंगे बचपन में, और यहाँ आके भी लड़ी रहे। ठीक है, इसकी तो जिट्ठी भी वहीं की है। जिट्ठी बोले तो जो इसकी नानी की 2 बेटियां, दोनों बेटी एक ही गांव में दे रखी। बड़ी वाली बेटी भी हमारे गांव में आ रही है, इसकी मम्मी भी हमारे गांव में आ रही है। अरे एक दिन मैंने कहा था ये हिमांशु मिला हमें, बल हिमांशु की नानी का गाँव भी वही था। ठीक, तो हमारे गांव आने का रीजन ऐसा है कि हमारे गांव के लोगों के पास जमीन है बहुत ही पहले। मैंने अभी भी कहा ना कितनी ज्यादा जमीन है कि पता भी नहीं कि कहाँ कहाँ जमीन है गांव के हिसाब से। तो पहले के जमाने में जिनकी ज्यादा जमीन रहेगी, खेती बाड़ी ज्यादा होगी, खेती बाड़ी ज्यादा होगी तो बेटी भूख से नहीं मरेगी। और आजकल ढूंढते सरकारी नौकरी वाली, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी चलता रहेगा। अलग अलग रूल हो गए ना। अरे अभी नजीबाबाद का केस हुआ तो वो लड़की ने अपने हस्बैंड की डेथ इसी लेकर ही कि उसकी नौकरी मेरे को मिल जाएगी, वो रेलवे में नौकरी करता था। और वो तो बहुत अच्छे से रो भी रही थी, मतलब सब कुछ प्रैक्टिकली चल रहा था, मतलब पता भी नहीं होता, रो भी दो अच्छी रही थी, मस्त एक्टिंग हो रही थी, कुछ नहीं होता। मगर जो मरने वाले का भाई था पढ़ा लिखा होगा, उसने कहा चलो ठीक है हम कुछ नहीं कह रहे ना, हम किसी पे शक कर रहे ना हम भाभी को कुछ कह रहे, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल था। मगर एक बार थोड़ा सा पोस्टमार्टम करा देते हैं, क्या होता है वो पता तो चले कि मरा कैसा मेरा भाई। हम किसी को कुछ नहीं बोले पर थोड़ा पता तो, अब क्या बोलें कि भाई भाई की डेथ हो गई, अब कैसे पता ही नहीं चला यार, तो ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये सोचो ये अगर मेरे गांव की बात होती है, कहीं गांव की बात होती है, तो गांव में पोस्टमार्टम भी कहाँ करते, गांव में तो तब तक जलाने ले चले जाते। सच में बता रहा हूँ, गांव में यही जिंदगी होती भैया। आप शहरों के हिसाब से गांव की तुलनात्मक अध्ययन मत करो। गांव में कहाँ जाना पोस्टमार्टम कराने के लिए, और गांव में अगर तुम बोलोगे हम डेड बॉडी को हॉस्पिटल लेके जा रहे कोटद्वार, तो घर वाले गाली देंगे कि आदि मोर यार तिल कोटद्वार लिखना हो, नहीं बोलेंगे घर वाले। वो तो शहर की बात थी कि पढ़ा लिखा लोग, उसने कहा हॉस्पिटल यहाँ पे पता तो चले, वहां पे पता चला कि ये तो भाई मारक है। और तब बोला कि तो रो क्यों रही है, तो उसने बोल दिया कि सॉरी यार ऐसा ऐसा हो गया। मतलब ये तो बहुत दूर की घटना नहीं है ना। पहले ये घटना कैसे सुनते थे कि बिहार में एक गांव में पत्नी ने पति को मारा, ऐसा हो गया। कहीं आता था कि यूपी में 2 बच्चों की माँ एक बच्चे के साथ भागी, ऐसा। अब वो गांव में भी सुनने के लिए मिल रहा है। सच में गांव में तो ये बहुत बड़ी बात है। पहले ऐसे मतलब उस गांव में ऐसा, अब गांव में भी देखने के लिए मिल रहा है, नॉर्मल सी बात। तो गांव में तो बड़ा अजीब सा लग रहा है ये बातें सुन के ना, कि ऐसा होता ही नहीं था पहले वहां। गांव में तो ऐसे बोलते थे कि अगर पति मार भी रहा है तो मायके वाले बोलते थे वो खिरण त्याग हार बीच, ऐसा होता था पहले। तो उनको वापस भी नहीं आने देते कि बोलते कि बेटी का ससुराल ही अब ऐसा है। मगर आजकल तो बेटी थोड़ा स्टाइलिश हो गई है। थोड़ा समस्याएं खराब हो गई है, तो बड़ी दिक्कतें आ जाती है। तो अभी एक बात ये समझ में आती है कि हमको बस एक क्वेश्चन करना था कि ये बिस्टी का काम कर कौन रहा है, वो जिसके पास जमीन नहीं है, मतलब क्योंकि वो गरीब है, जमीन नहीं, तो इसका मतलब वो क्या था उस जमाने में, गरीब था, खेती बाड़ी का। और एक काम कर रहा था निम्न जाति के लोग, क्योंकि हम जितना भी इतिहास पढ़ते हुए आ रहे हैं, निम्न जाति के लोगों के साथ बहुत अत्याचार हुए हैं। ये बातों को आपको एक्सेप्ट करना पड़े। अब बेगार में भी मैंने पढ़ाया था, मुख्यतः काम यही दोनों कर रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए एक हेडिंग आती है जब कि गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था, तो गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था में ये देखने के लिए मिलता है कि नई नई जातियों को उद्भव हुआ था। जो गरीब है उनके लिए स्पेशल बोल दे कि तुम यही काम करोगे, भाई तुम यही काम, तो बस पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम चल रहा था। आदमी ने एक बार अगर नौकर का काम किया तो बस उसको पालते पोसते थे वो, उसी को वहां एक कमरा दे दिया, उसके बीवी बच्चे वहीं रहते, तब उसके बच्चे भी इनके गुलाम होंगे, गुलाम होंगे, गुलाम होंगे, पीढ़ी दर गुलाम बनते रहेंगे, जैसे कटप्पा वाली फिल्म में। और वो अपने मालिक के प्रति लॉयल भी रहेंगे।
बस वो पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहेंगे, ये काम हो जाता था। ऐसे बंधुआ मजदूर टाइप का कि बस अब यही करना है, ऐसा होता था। तो इनके शासनकाल में एक जाति आई थी जिस जाति का नाम आपको खूब पेपर में दिखेगा, कायस्थ जाति। तो कायस्थ जाति का उद्भव या कायस्थ जाति का नाम पहली बार गुप्त काल में देखने के लिए मिला। और कायस्थ जाति वही निम्न जाति जिसपे उच्च वर्ग के लोग दमन करते थे और काम धाम करते थे। जब हम एनसीईआरटी में या बड़े डीप डीप हम गुप्त काल को पढ़ते हैं, हमारे इतना मतलब का नहीं है, या जब स्कूल की किताबों में हम ये पढ़ते हैं, तो चंडाल होते थे, चंडाल। चंडाल भी एक जाति होती जो मुर्दे उर्दों को जलाती जुलाती थी। तो उस जाति का भी उद्भव इसी के शासनकाल में होता है, मगर वो किताबों में ज्यादा मेंशन नहीं रहती। तो एक जाति का नाम आता है कायस्थ। तो क्वेश्चन आएगा कायस्थ क्या है, तो कायस्थ जाति का उद्भव भी गुप्त काल में देखने के लिए हमें मिला था। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख, कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहां देखने के लिए मिला भाई, गुप्त काल। तो इसका मतलब यहां पर जातिगत व्यवस्थाएं तो थी और सामाजिक व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं थी गुप्त काल में। समाज में भेदभाव तो हो रहा है, इसका मतलब डन। क्योंकि हमें जब मेंस का पेपर देखने के लिए मिलता है, तो अगर हमें क्वेश्चन आएगा कि गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, तो मुझे ये तो बातें मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी व्यवस्था, गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। इसका प्रूफ हमारे पास क्या है, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मगर उसी से अब इस टॉपिक को एंड करेंगे और गुप्त काल हमारा एंड हो गया है। वो है 510 ईस्वी का एरन अभिलेख। तो एरन अभिलेख से भी तो आपको यह देखने के लिए मिल रहा है, एरन अभिलेख किसका था भाई, भानुगुप्त का था। और इस भानुगुप्त के एरन अभिलेख से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती, सती प्रथा की। तो इसका मतलब सामाजिक व्यवस्थाओं में स्त्रियों का भी दमन होता था, सामाजिक व्यवस्थाओं में स्त्रियों को भी उच्च वर्ग उच्च स्थान पैदा प्राप्त नहीं था, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी जानकारी तो पुराने जमाने की है नहीं, इतिहासकारों को जो जो मिला वो बताया उन्होंने। आपने कुछ दिन पहले आंध्र सातवाहन वंश पढ़ा, तो आपने क्यों बोला वहां पे कि महिलाओं मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि वहां पे हमें सिक्कों पे महिलाओं की मूर्तियां या फोटो देखने के लिए मिली। ऐसी तो तुक्का लगा रहे हैं हम लोग, मगर हमें यहाँ पे सती प्रथा का उल्लेख अगर मिला होगा इतिहासकारों को, तो इट मीन महिलाओं के साथ ज्यादती होती रही होगी। पुरुष प्रथा तो कभी हो नहीं रहा, पुरुष तो कभी सही वो नहीं हो रहा है कि ऐसा, है ना। तो थोड़ा बहुत ये पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। तो इनकी सामाजिक व्यवस्था में ये दो से दाग हमें देखने के लिए मिलते हैं कि जाति व्यवस्था तो थी और निम्न जाति का दमन हो रहा था, बालात श्रम हो रहा था। बालात श्रम तो गलत ही है, निम्न जातियों के साथ भेदभाव वो भी तो गलत है, और स्त्रियों के साथ सती प्रथा ये भी तो गलत है। तो सामाजिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं हमें नेगेटिविटी देखने के लिए मिली है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? तो ये था ऑल अबाउट आपका गुप्ता काल। गुप्त काल को हमने दो क्लास में पढ़ा, एक क्लास में हमने जस्ट उनके राजा पढ़े थे और एक क्लास में ये। गारंटेड है अगर आपने इतना भी याद कर लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना ही पेपर में आएगा। और इससे बाहर भी आएगा तो भाई वो सबके लिए मुश्किल होगा, फिर नहीं हो पाएगा। दिक्कत ये होती है कि कई बार किसी किसी बुक में कुछ एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे होते हैं या क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए, तो आपको उनके लिए डील के लिए तैयार रहना है। बाकी अगर आप इतनी भी चीजें पढ़ लोगे तो यूके ट्रिपल एससी का पेपर निकालने के लिए वो काफी हेल्पफुल और काफी सहायक होगा। क्या ये ताम्रलिप्ति खूब पेपर में आता रहे भाई, इसे याद कर लेना, ठीक है। डन इतनी बातें।